नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर एडवांस में हम कराते हैं आपकी विशेष तैयारी कल के बाजार की, ताकि आपको लेवल्स का ध्यान रहे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके अलावा तमाम जो अहम सेक्टर्स हैं उनमें क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, ये सब कुछ हमारे एक्सपर्ट के जरिए आपको जानने को मिलता है। और इसके जरिए आपको आसानी होती है आने वाले बाजार की अहम रणनीति बनाने में या स्टॉक को ट्रैक करने में। यही नहीं, आपके सवालों का एक बड़ा हिस्सा हम शामिल करते हैं यूट्यूब पर। धड़ाधड़ आप अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब पर अपने सवाल भेजने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में जाकर आपको अपना सवाल हमें भेजना है। अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए। किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है ये बताइए। किस भाव पे लिया है, कितनी संख्या में लिया है, ये सब बताइए। और इसके साथ ही आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट नजरिया, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, जिसके जरिए हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से राय दे देंगे। चलिए, आज हमारे साथ आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। रैली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब आज हमारी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अजीत जी, गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। और चलिए, मैं जरा बाजार का ब्यौरा सबसे पहले अपने दर्शकों के सामने रख दूं। 24,600 का लेवल थामे हुए है निफ्टी। 200 अंकों की गिरावट यहां पर नजर आई। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर लगभग 140 अंकों की गिरावट हमने देखी। 54,950 के पास क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी की। सेंसेक्स में 650 अंकों की गिरावट, 80,000 के ऊपर, 80,000 क्या मान के चलिए 81,000 के आसपास की क्लोजिंग यहां पर नजर आई। चलिए, ब्रॉडर इंडेक्स में देखें तो यहां गिरावट हावी रही। निफ्टी मिड कैप 0.5% गिरकर बंद हुआ। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप में भी लगभग देख सकते हैं 0.26% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। आज के बाजार में अगर हम देखें निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों की संख्या, तो आज डिक्लाइंस का पलड़ा भारी रहा। 1155 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में थे, लेकिन 1537 शेयर ऐसे थे मार्केट ब्रेथ में जिन्होंने आज दबाव दिखाया। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए। इंडसइंड बैंक लगभग 2% चढ़कर बंद हुआ। जीएसडब्ल्यू स्टील लगभग यहां पर हमने देखा 0.5% से ज्यादा की तेजी नजर आई। बजाज ऑटो 0.5% चढ़ा। भारतीय एयरटेल, हीरो मोटो में भी 0.5% तक की तेजी नजर आई। गिरावट कहां रही? निफ्टी के टॉप लूजर्स जरा देख लिए। ओएनजीसी लगभग 3% गिरा। एमएनएम लगभग 0.25% की गिरावट दिखी। हिंडाल्को में 2% की गिरावट। विप्रो, ट्रेंट और बजाज फिनसर्व में 0.25% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। अजीत जी, बाजार में गिरावट तो रही, लेकिन 24,600 बड़ा ही साइकोलॉजिकल लेवल है ये। हमें बताइए, कल के बाजार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को आखिर क्या रणनीति रखी जाए? शुक्रिया प्रशांत। तो प्रशांत देखिए, कल का सेशन जिस तरीके से हमने देखा था कि मार्केट ने कहीं ना कहीं कोशिश की थी एक रीबाउंड रिस्पाइट दिखाने की। आज के दिन फिर दोबारा से हमने देखा कि मार्केट में प्रेशर रिज्यूम हुआ। सुबह से ही प्रेशर था। मोस्टली आपने देखा कि एक्सपायरी वाले दिन टोन नेगेटिव साइड पे ही था। इम्पोर्टेंट ये रहा प्रशांत कि जो 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि करीब 24,450 के पास प्लेस्ड है, उसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने और लास्ट आवर में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, जिसकी वजह से इंडेक्स करीब 24,600 के पास बंद हो पाया। अब इम्पोर्टेंट ये रहेगा आने वाले दिनों में कि क्या हम शॉर्ट टर्म एवरेज को होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आपने 24,450 को होल्ड किया, 20 EMA को होल्ड किया, तो प्रोबेबिलिटी दोबारा से बनेगी कि मार्केट में एक रिकवरी का अटेम्प्ट दिखे आने वाले दिन में। और 24,800, 25,000, 25,200 का जोन है, वो धीरे धीरे करके आप उसकी तरफ अग्रसर हो। अगर ये लेवल जाता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे बायस जो कि अभी तक पॉजिटिव साइड पे था, वो फिर शिफ्ट हो जाएगा साइडवेज टू नेगेटिव। उस केस में करीब 24,100 तक के लेवल्स यहाँ नीचे पे खुल जाएंगे। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि 24,450 के ऊपर आप सब कुछ ठीक है, वहां पे आप लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके नीचे जाते ही डेफिनेटली बाजार का टेक्सचर थोड़ा सा खराब हो जाएगा। तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रख के चलिए। जो भी आपकी इंडेक्स की पोजीशन है, उसका एक खास लॉन्ग साइड की पोजीशन के लिए आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 24,450 स्पॉट बेसिस पे। ठीक है, बैंक निफ्टी पर जरा राय दे दीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी उम्मीद थी मुझे कि वीक की शुरुआत में कि शायद जो नेक्स्ट लेग है वो ट्रिगर करे। कॉज काफी टाइम्स ने आराम कर लिया है एक तेजी के बाद, जिस तरीके का चाहिए था। तो करीब अभी भी ये कि यहाँ पे भी वही चल रहा है कि अपनी शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड करते हुए करीब 54,500 के पास ये आज ने उसको टेस्ट करने के बाद एक रिकवरी दिखाई है।
तो ये अगर लेवल होल्ड होता है तो फिर डेफिनेटली बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर बन के आएगा आने वाले दिनों में, जो कि निफ्टी में नेक्स्ट लेग ट्रिगर करेगा तेजी का, जो कि 25,000 25,200 तक लेके जाए। तो बैंकिंग में 54,500 के लेवल को आपको ध्यान रखना है। जब तक कि ये होल्ड है तब तक पॉजिटिव बायस बना रहेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बिकॉज बैंकिंग में, विद इन द बैंकिंग आप देख रहे हैं कि मिक्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है। इंडेक्स पे हिसाब से अभी भी बनी रही लॉन्ग साइड पे, जब तक कि 54,500 होल्ड है। तो बाजार के दोनों ही जो इंडेक्स हैं उन पर एक अहम राय आपको मिलती हुई। फटाफट से चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। डीएस सुब्राई साहब का गोवा से हमारे पास सवाल आया है। 2 स्टॉक इन्होंने लिए हुए हैं अजीत जी, एटर्नल लिमिटेड यानी जोमेटो और दूसरा एनटीपीसी। एटर्नल इन्होंने 243 के आसपास की बाइंग की है और एनटीपीसी में 353 की इनकी बाइंग है, और दोनों पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो है वो नजरिया चाहते हैं। देखिए प्रशांत, 243 के पास उन्होंने अच्छा बाय किया था, बिकॉज वहां पे ब्रेकआउट आया था। बट जब भी ब्रेकआउट का फेलियर हो तो फिर आपको निकलने का भी देखना पड़ेगा। तो बेसिकली वो फेलियर हो गया था जब भी 240 के नीचे दोबारा से स्टॉक आया था, तो फिर वो ब्रेकआउट फेल हो गया था। और अब देख रहे हैं हम कि ये अपने मेजर एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। नो डाउट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का टोन रहेगा कि नीचे पे 225 का जो जोन है वो एक सपोर्ट एरिया की तरह है, ऊपर 240। तो अभी का क्या बीच में है, मेरे हिसाब से थोड़ी सी भी रिकवरी आती है करीब 35 से 38 के बीच में, तो एक बार को निकलने के बारे में सोचिए। फर्स्ट का बायस अब साइडवेज शिफ्ट हो गया है फ्रॉम पॉजिटिव। वहीं पे एनटीपीसी की अगर बात करें तो ये अपने मेजर एवरेजेस के पास स्ट्रगल कर रहा है। इसमें तेजी आएगी जब आप 350 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करके क्लोज करेंगे। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से अभी आप इसमें बने रह सकते हैं। जो रिसेंट लो था करीब 335 का, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए हमारे अगले दर्शक हैं फूल सिंह साहब, जो कि उत्तर प्रदेश से अपना सवाल उन्होंने हम तक यूट्यूब के जरिए पहुंचाया है और नेटको फार्मा पर राय जानना चाहते हैं। 155 यानी 155 स्टॉक इनके पास हैं, 830 की इनकी भाव है और लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं नेटको फार्मा पे। वैसे तो फार्मा में अच्छे रुझान नजर आ रहे हैं, ये भी मुनाफे में है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से नेटको फार्मा और इनकी बाइंग 830 की है, उस लिहाज से आप क्या राय करेंगे? बिल्कुल प्रशांत, देखिए फार्मा एज अ सेक्टर है तो वहां पे स्टेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है और हाल फिलहाल में हमने काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन भी देखा है। नेटको फार्मा में सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी बाइंग प्राइस काफी रीजनेबल है। तो इन्होंने जिस डिप पे बाय किया है, जो कि एक शार्प करेक्शन के बाद एक डिप देखने को मिला था, वहां पे इन्होंने बाय किया है और वहां से एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट ये देख रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी ये शुरुआत है। अगर रिकवरी एक्सटेंशन होती है तो करीब 950 960 पहला पड़ाव, फिर करीब 1050। तो अगर इनकी लंबी अवधि का नजरिया, डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। अब जब तक कि ये 750 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं करता है, तब तक इनको बने रहना चाहिए इस पोजीशन में। ग्रेजुअली इसमें देखिए 1100 1150 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं 6 to 9 मंथ्स में। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव नजरिया और बने रहने की आपको सलाह। सतीश पाटिल साहब ने एक सवाल पूछा है और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के रहने वाले हैं अजीत जी। अडानी पावर में क्या इन लेवल्स पर बाइंग की जा सकती है? अडानी पावर पर राय जानना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अभी जो लेवल है अडानी पावर का, इसमें क्या खरीदारी की जा सकती है? बताइए क्या राय बनती है। देखिए अदानी पावर मुझे स्टेबल लग रहा है, कंसिडरिंग कि जो पहला अटेम्प्ट था रिकवरी का पोस्ट मेजर एवरेजेस को रिक्लेम करने के बाद, वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आया, बट डिक्लाइन के केस में इसने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को ब्रेक नहीं किया और उन्हीं के ऊपर सस्टेन कर रहा है, उसी के ऊपर एक बेस फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा एक्यूमुलेशन टाइप का इंडिकेशन है और वो नेगेट होगा जबकि ये 535 के नीचे क्लोज होगा। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। मींस यहाँ पे आपको 15 रुपए 20 रुपए करीब जाने के लिए है, ऊपर पे करीब 620। तो ऑलमोस्ट 1:3 का रेशियो है। तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं 535 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अगला सवाल रोशन छेत्री का है, सिक्किम से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और एस्ट्रल इन्होंने बाई किया हुआ है 1669 1669 की इनकी बाइंग है। नुकसान यहां पर झेल रहे हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, बताइए क्या करना चाहिए? देखिए काफी बड़ी गिरावट झेलने के बाद अब एस्ट्रल में एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल देखने को मिल रहा है। प्राइस वॉल्यूम दोनों ही बहुत कंड्यूसिव हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये एक बार को नियर टर्म में करीब 570 580 जहां पे कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड है, वो एरिया पहले टेस्ट करेगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पॉज कंसोलिडेशन हो सकता है।
1600 ऊपर तक की बाइंग है, अगर आपने बहुत लंबे समय के लिए अगर रख रखा है, मेरे हिसाब से वहां पे आपको 1400 पे एक स्टॉप लॉस ले आना चाहिए, जब भी आप 1580 के पास आ जाएंगे। कि उसके नीचे जाना फिर दोबारा से ट्रेंड रिवर्सल जो नेगेट होने के चांसेस हो जाएंगे। और 1600 के ऊपर तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर 1850, 1900 कुछ भी लेवल्स आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की राय होगी 1400 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, चलिए अगला सवाल अमित सिंह का लेते हैं। एसबीआई पर राय जानना चाहते हैं। 794 794 की इनकी खरीदारी है, पूछ रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। अजीत जी। देखिए अमित जी, मैं भी वही वेट कर रहा हूँ कि एसबीआई में मूव कब आएगा, बिकॉज जिस तरीके से हमने देखा कि बीच में पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा मूव आया है, चाहे वो कैनरा बैंक हो, यूनियन बैंक हो, महाराष्ट्र बैंक, तो यहाँ थोड़ा सा मेरे को लगता है कि साइडलाइंस पे, क्योंकि एक तो वेटेज है इसकी, थोड़ा साइडलाइंस पे बैठा हुआ है स्टॉक, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन के इंडिकेशन काफी ज्यादा है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव साइड की अप्रोच आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए। यहाँ पे आप फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, जो कंसिडर करना चाहते हैं कि एसबीआई अगर बाय करना है कि नहीं, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। 770 ये आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक इसके ऊपर होल्ड हो रहे हैं तब तक पॉजिटिव टोन बना रहेगा। नेक्स्ट लेग में करिए 820 से लेकर 840 तक के पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 770 के स्टॉप लॉस के साथ अब बने रहिए, 820 और ऊपर के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। सुनीता पाटिल का सवाल लेते हैं। कोचीन शिपयार्ड पे ये राय जानना चाहती हैं और 1750 इनकी खरीदारी का अभाव है। ये भी जानना चाहती हैं कि यहाँ से अब क्या करना चाहिए। अजीत जी, डिफेंस शेयरों में एक दम दिखा, फैक्टर्स हम सभी को पता हैं। यहाँ भी इनको मुनाफा हो रहा है, 1700 के ऊपर की इनकी बाइंग है, बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ प्रशांत काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा बहुत फिजल आउट हुआ था, अभी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, और बड़ा अच्छी चीज ये हुई कि जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे उसको होल्ड करते हुए इसने दोबारा से रिकवरी दिखाई है। तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहती है अपने क्लाइंट्स को भी कि जब आप मोमेंटम चेज कर रहे हो तो आपके स्टॉप लॉसेस भी बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो एक अच्छा मूव करीब 2200 तक ये स्टॉक गया था, उसके बाद अब दोबारा से 1800 से आके फिर एक रिकवरी दिखा रहा है। एटलीस्ट इस टाइम पे डेफिनेटली आपको एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 1800 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए, आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर है तो वो कंफर्ट है। ग्रेजुअली इसमें 2150 से लेकर 2200 का जोन दोबारा आता है और आपकी अप्रोच शॉर्ट टर्म की है, डेफिनेटली वहां पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो इंतजार कीजिए 2100-2200 तक के लेवल के आने का और वहां से मुनाफा वसूली करने की सलाह। शाकिब खान का सवाल लेते हैं महाराष्ट्र से। गुजरात गैस पे राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 474 के भाव से खरीदा हुआ है। 103 शेयर इनके पास हैं, फिलहाल हल्के नुकसान में है। बताइए क्या करना चाहिए खास तौर पे गुजरात गैस में। देखिए शाकिब, मेरे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए, बिकॉज आपने स्टॉक ठीक चुना, बट कहीं ना कहीं प्राइस थोड़े से वो गड़बड़ हो गए, बिकॉज लॉन्ग टर्म एवरेज का जहां पर रेजिस्टेंस था करीब 680 का, उसी प्राइस के आसपास आपने बाय कर लिया और वहां से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। मेरे हिसाब से डिक्लाइन अभी बढ़ा नहीं है, वो डिक्लाइन बढ़ सकता है अगर इसने 450 के लेवल्स को ब्रेक किया, तो प्रॉब्ली 440 और शायद उससे भी नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इसको बाय करना है, जब तक कि 480 के ऊपर क्लोज नहीं दिखाता तब तक आप उसको बाय नहीं करना है, और नीचे पे या तो एक बार आपको 420 के लेवल दोबारा देखें तब आप एंटर करिएगा। करंट लेवल पे एग्जिट की राय होगी। ठीक है, करंट लेवल पे एग्जिट करने की आपको सलाह और रणनीति आपको आगे के लिए बता दी गई। शिवांगी सिन्हा का सवाल लेते हैं और इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं इंटर ग्लोब एविएशन यानी इंडिगो के, और इनकी बाइंग प्राइस है 5592 और फिलहाल नुकसान में है। एविएशन सेक्टर में चुनौतियां जो हैं वो अलग तरह की हैं और इन सब के बीच में हाल फिलहाल की घटनाओं ने भी बहुत कुछ टेंट लगाया है। अजीत जी, इनकी बाइंग प्राइस 5500 के ऊपर है, लगभग 5600 मान के चलिए। क्या करना चाहिए इंटर ग्लोब एविएशन में? बिल्कुल, देखिए हाल फिलहाल की बाइंग है प्रशांत, अपने रिकॉर्ड हाइस के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो काफी नजदीक है उन लेवल्स के। बट क्योंकि रिकॉर्ड हाइस के पास है तो देखिए रिस्क जरूर रहता है कि अगर प्रॉफिट टेकिंग आएगी, तो इसी के लिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करें तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखें। अभी के लिए मुझे लगता है कि जो गैप वाला एरिया है करीब 5100 से लेकर 5200 की रेंज, वो मेजर सपोर्ट है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं उतने नीचे के डीपर स्टॉप लॉसेस के, तभी आप इसको कंसिडर करिए होल्ड करने के लिए। अदरवाइज एक बार यहाँ पे एग्जिट करिए, बस कंसोलिडेशन के चांसेस ज्यादा है। एक डिसाइसिव मूव तभी आएगा जब 5600 के ऊपर एक क्लोज आएगा, तो वो चांसेस अभी थोड़े से मुझे डाइसी लग रहे हैं, बट अभी के लिए बेटर रहेगा कि एक बार एग्जिट कर लें।
के लिए आपको एग्जिट करने की सलाह मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, यूट्यूब पर आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए। आज जो आप सवाल पूछ रहे हैं यूट्यूब पर, उसके जवाब कल के शो में दिए जाएंगे और कल भी हम आपके लिए शो लेकर आएंगे। चलिए, इन सबके बीच में बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो अजीत जी बताइए, आज आपके पिटारे में कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा अभी प्रेशर का टोन है, तो यहाँ पे आप थोड़े से लो बीटा काउंटर्स या फिर वो स्टॉक जहाँ पे कि अभी तक मूवमेंट नहीं आई थी और कुछ बेस फॉर्मेशन चल रहा था, उन पे फोकस होना चाहिए। तो ऐसा एक नाम गेल का, जिसने कि एक अच्छी करेक्शन के बाद एक बेस फॉर्म किया है अपने मेजर एवरेजेस के पास। अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने का दमखम रखता है। करीब 202 तक के टारगेट्स नियर टर्म में 187 के स्टॉप लॉस के साथ गेल को आप बाय कर सकते हैं। वहीं पे मेटल स्पेस में से देखिए आपको अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है अक्रॉस द बोर्ड। एनएमडीसी यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। काफी मेजर कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट और एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल भी दिख रहा है। तो दोनों ही चीजें फैक्टर दिख रही हैं। करीब नियर टर्म में 70 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। 69 के स्टॉप लॉस के साथ एनएमडीसी को भी आप बाय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत जी। तो एनएमडीसी और गेल ये पसंद आता हुआ, और लक्ष्य और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। शुक्रिया करेंगे अजीत जी, आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम जो दर्शक थे उनका मार्गदर्शन किया। चलिए, लेकिन शो में एक खास जानकारी आपको दे देते हैं। भारत की डिजिटल इकोनॉमी अब अगला गियर लगा चुकी है। क्लाउड से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक डेटा सेंटर अब इस बदलाव की रीढ़ बनते जा रहे हैं, और इस रेस में चेन्नई अब एक बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है। पेश है एक ग्राउंड रिपोर्ट। कहते हैं डेटा आज का नया फ्यूल है, और किसी भी फ्यूल की तरह इसके बेहतरीन इस्तेमाल के लिए चाहिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। यही वजह है कि डेटा सेंटर आज भारत की डिजिटल इकोनॉमी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुके हैं। एशिया के सबसे तेज बढ़ते डेटा सेंटर बाजारों में अब भारत भी शामिल है। साल 2030 तक इसकी ताकत 3 गुना बढ़ने वाली है। ये पूरी डिजिटल क्रांति चल रही है क्लाउड, एआई और डेटा लोकलाइजेशन जैसे ट्रेंड से। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2030 तक $1 ट्रिलियन के लक्ष्य पर नजर गड़ाए हुए है। वहीं क्लाउड मार्केट 3 गुना बढ़कर $17.8 अरब छूने वाला है। हालांकि मुंबई अब भी इस मामले में सबसे आगे है, लेकिन चेन्नई तेजी से भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनता जा रहा है। इसकी वजह है समुद्र किनारे की लोकेशन, बिजली की उपलब्धता और बढ़ता हुआ टेक टैलेंट। चेन्नई की इसी ग्रोथ पर चलिए, इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।